कुछ दिन पहले हमने आपको 3 जजों के द्वारा सेक्शन 340 सीआरपीसी की दी गई नई व्याख्या पर एक वीडियो दी थी, जिसे अब तक लगभग 50,000 लोग देख चुके हैं। उस वीडियो के केस द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसबीर सिंह 2022 SCC ऑनलाइन SC 1240 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे चैनल पर उपलब्ध उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस केस में इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा 2005-4 SCC 370 में सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा एक निर्णय दिया गया था। उसमें कहा गया था कि सेक्शन 340 सीआरपीसी की प्रोसेस शुरू करने से पहले भावी आरोपी को सुनवाई का अधिकार नहीं होता। वह आकर कोर्ट को नहीं बता सकता है कि उसके खिलाफ प्रोसेस शुरू की जाए या नहीं की जाए। लेकिन कानून तो निरंतर विकसित होने वाला विषय है। सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर एक नया सवाल आया कि वे कौन कौन से केसेस होते हैं जिन पर इकबाल सिंह मारवा वाले केस का उपरोक्त कानून लागू होगा और वे कौन से केसेस होते हैं जिन पर उपरोक्त कानून लागू नहीं होगा। उदाहरण के लिए 2 पार्टीज के बीच में मुकदमा चल रहा है कि बिजनेस के दस्तावेजों में हेराफेरी करके एक पार्टी ने लाभ लिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तथा पुलिस आईओ ऐसे दस्तावेजों की बरामदगी कर लेता है जो कोर्ट में पेश किए जाने थे, लेकिन जिनमें झूठी एंट्रीज की गई हैं, फर्जी बिल बनाए गए हैं, झूठे ग्राहकों के खाते दिखाए गए हैं। क्योंकि ये सारे प्रमाण एविडेंस कोर्ट की कार्रवाई में आने थे जो पुलिस के हाथ लग गए, तो क्या इन पर भी सेक्शन 340 सीआरपीसी के अनुसार कार्रवाई होगी? क्या इन दस्तावेजों में रचा गया फर्जीवाड़ा सेक्शन 191 से लेकर 193 आईपीसी के अंतर्गत झूठा एविडेंस देना माना जाएगा? और क्या यह सेक्शन 195(1)(b) सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट रिकॉर्ड के साथ किया गया एक तरह का अपराध होगा? ये वाले तथा इस तरह के दूसरे सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने पैदा हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 195(1)(b) के 2 हिस्से हैं, दोनों को लेकर उनके बीच में एक विभाजक रेखा खींची, जिसके एक ओर सेक्शन 195(1)(b) पार्ट 1 सीआरपीसी रहा, दूसरी ओर सेक्शन 195(1)(b) पार्ट 2 सीआरपीसी रहा। और जिस केस में यह रेखा खींची गई उस केस का नाम है बांडेकर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रसाद वसुदेव केनी 2020 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 707। जस्टिस RF नारीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने इसे 2 सितंबर 2020 को तय किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने फैसले पटेल लालजी भाई सोमाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1971-2 SCC 376 में यह कहा था कि ये जो अपराध हैं जो 195 सीआरपीसी में दिए गए हैं, यदि ये अपराध कोर्ट में घटित किए जाते हैं तो इनसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स की शुचिता नष्ट होती है। इसलिए कोर्ट ही सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली इकाई है। इस आधार पर कोर्ट को यह निर्धारित करने का भी अधिकार दिया गया है कि किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और की भी जाए या ना की जाए। प्राइवेट शिकायतकर्ता का केवल इतना हक है कि वह कोर्ट की जानकारी में यह बात लाकर दिखा सके कि यह कार्रवाई करने के लिए एक उचित मामला है। इससे ज्यादा उसका कोई हक नहीं होता। इस प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा 2005-4 SCC 370 में निर्णय दिया कि कोर्ट द्वारा सेक्शन 195(1)(b) सीआरपीसी की शिकायत सब मामलों में न की जाए, बल्कि केवल उन मामलों में की जाए जिसमें न्यायहित के तहत यह बहुत जरूरी हो। ऐसी जरूरत आमतौर पर उस झूठी गवाही या झूठे दस्तावेज के कारण प्रभावित हुए व्यक्ति को होने वाले नुकसान के आधार पर किया जाए। यह भी देखा जाए कि झूठी गवाही या झूठे दस्तावेज के कारण न्याय व्यवस्था को कितना नुकसान झेलना पड़ा है। हमने अपने व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन की नई सुविधा शुरू की है। इसे हमारे सभी एडवोकेट साथी, यंग एडवोकेट कलीग्स उपयोग कर सकते हैं। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई में आपको कोई लीगल समस्या आ गई है, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप हमसे इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस सुविधा के इच्छुक साथियों की संख्या को देखते हुए हमें इसको समय के अनुसार फिक्स करना होता है। आपको इसके लिए हमसे बात करके समय फिक्स करवाना होगा। जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं
वे भी ऐसी गंभीर कंसल्टेशन के लिए अपना समय बुक करवा सकते हैं। यह भी सुविधा आपके पास रहेगी कि आप चुन सकें कि आपको कम समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए या लंबे समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए। यह चुनाव आपका है और आप लीगल कंसल्टेशन के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वह रिक्वेस्ट मिलने पर हम आपके लिए समय फिक्स करेंगे और उस समय फिक्स करने पर आप हमसे डिस्टेंस एडवोकेसी के द्वारा, दूरस्थ वकालत के द्वारा आप अपनी कंसल्टेशन को प्राप्त कर पाएंगे, अपनी समस्या को हल कर पाएंगे। अभी हमने आज के जिस केस का नाम बताया, बांडेकर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रसाद वसुदेव केनी, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान झूठा एविडेंस तैयार करने, कर्ज के झूठे दस्तावेज तैयार करने और बही में गलत एंट्री करने का मामला पकड़ा गया था। पुलिस ने इस पर शिकायत दर्ज कर ली तो जो उस केस में अपलेंट था उसने मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाकर कहा कि यह मामला कोर्ट में दिए जाने वाले एविडेंस का है, इसलिए इसके ऊपर 340 की कार्रवाई होनी चाहिए। इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा में जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय का कानून इस पर लागू होना चाहिए, इसलिए जो कंप्लेंट पुलिस ने की है इसे एक प्राइवेट कंप्लेंट मान लिया जाए। मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त केस को पढ़ा, उसका कानून देखा और अपलेंट की बात को मान लिया। इसे मानकर ये जो कंप्लेंट पुलिस ने की थी उस कंप्लेंट को सेक्शन 200 सीआरपीसी में दर्ज कंप्लेंट मान लिया गया। तो इससे जो दूसरा पक्ष था यानी कि रेस्पोंडेंट था वह सेशंस कोर्ट में रिवीजन दाखिल करने पहुंच गया। उस रेस्पोंडेंट का कहना था कि इकबाल सिंह मारवा वाला केस सेक्शन 195(1)(b) के पार्ट 2 सीआरपीसी से संबंधित था और जो वर्तमान मामला है यानी कि जो बांडेकर ब्रदर्स के मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है वह मामला पार्ट 1 से संबंधित था, इसलिए इस मामले में सेक्शन 340 सीआरपीसी का निषेध लागू होगा। और जो इकबाल सिंह मारवा का कानून था जिसके तहत किसी पार्टी को कोर्ट में यह एप्लीकेशन लगाने का अधिकार था कि 340 की कार्यवाही की जाए, वह कानून लागू नहीं होगा। इसलिए रिस्पोंडेंट ने कहा कि मजिस्ट्रेट का निर्णय गलत है, इसको बदला जाए। सेशंस कोर्ट ने रिस्पोंडेंट का तर्क सुना, उन्हें ठीक लगा और उन्होंने मजिस्ट्रेट का निर्णय पलटकर प्राइवेट कंप्लेंट को खारिज कर दिया। वहां सेशंस कोर्ट ने कहा कि यह मामला क्योंकि सेक्शन 195(1)(b) पार्ट 1 सीआरपीसी के तहत है, पार्ट 2 के तहत नहीं है और इकबाल सिंह मारवा वाला केस पार्ट 2 से संबंधित है, इसलिए मजिस्ट्रेट का निर्णय गलत है, हम उसको पलट देते हैं और उन्होंने उस प्राइवेट कंप्लेंट को खारिज कर दिया। दोनों पक्ष मामले को बढ़ाते रहे और मामला बढ़ता हुआ आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचा। वहां जस्टिस RF नारीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुना, पूरे मामले को देखा और उसमें इन बिंदुओं को बताया। हम आपको वे बिंदु बता रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। पहला बिंदु बताया कि वर्तमान केस में ऑफेंस ऑफ फोर्जरी के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वे बेसिक एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऑफेंस ऑफ फोर्जरी किया गया हो। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जब केस में झूठा एविडेंस कोर्ट की कार्रवाई से बाहर रचा गया होगा तो सेक्शन 195(1)(b) के पार्ट 1 के तहत मामला चला जाएगा और वहां जो झूठा एविडेंस सेक्शन 191 और 192 आईपीसी में दिया गया होगा वह मामला इकबाल सिंह मारवा वाले कानून से बाहर रहेगा। इन मामलों में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार प्रभावित पार्टी को नहीं होगा। उन्होंने तीसरा पॉइंट बताया कि इकबाल सिंह मारवा का कानून उस केस में लागू होगा जो सेक्शन 195(1)(b) के पार्ट 2 के तहत आते हैं। और पार्ट 2 के तहत कौन से मामले आते हैं? वे मामले आते हैं जिनमें कथित फर्जी दस्तावेज कस्टोडिया लेगिस होता है। कस्टोडिया लेगिस क्या होता है? जो कोर्ट की कस्टडी में हो और कोर्ट के रिकॉर्ड पर मौजूद हो। इसी कोर्ट रिकॉर्ड वाले दस्तावेज के साथ हुआ फर्जीवाड़ा कहा जाएगा और जो कोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज के साथ फर्जीवाड़ा होगा उसमें इकबाल सिंह मारवा वाला कानून लगेगा। चौथी बात उन्होंने कही कि जिस कंप्लेंट के तथ्यों से झूठा एविडेंस देने की बात प्रकाश में आती है उसमें 195(1)(b) का पार्ट 1 लागू होगा और इसमें दिया गया झूठा एविडेंस कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान दिए गए एविडेंस नहीं होकर कोर्ट प्रोसीडिंग्स के संबंध में दिया गया एविडेंस होगा। तो यहाँ कोर्ट ने दो बातें कही, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान दिया गया एविडेंस और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के संबंध में दिया गया एविडेंस। तो जो उसके संबंध में दिया गया एविडेंस है उसमें 340 नहीं लगेगा, लेकिन जो उसके दौरान दिया गया एविडेंस है उसमें 340 लगेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने इसके चौथे पॉइंट में बताई।
5वें पॉइंट में बताया कि देखो यह स्पष्ट हो जाता है कि सेक्शन 195(1)(b) के पार्ट 1 में जिन शब्दों पर गौर किया गया है वे शब्द हैं और इन रिलेशन टू, जबकि इसके पार्ट 2 में यानी कि सेक्शन 195(1)(b) के पार्ट 2 में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो कथित फोर्जरी है वह उन दस्तावेजों में की गई है जो कस्टोडियल लेगिस हैं और कोर्ट की अभिरक्षा में उसके रिकॉर्ड पर हैं। लेकिन यदि वह फोर्जरी उन दस्तावेजों के साथ की गई है जो कोर्ट रिकॉर्ड पर आने से पहले किसी अन्य के कब्जे में थे और उसने वहां उस लेवल पर उनके साथ फोर्जरी की है, तो वहां पर 195(1)(b) का पार्ट 1 लगेगा और उसमें इकबाल सिंह मारवा वाला केस नहीं लग पाएगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो दस्तावेज किसी पार्टी के द्वारा सीधे कोर्ट में फाइल किए जाते हैं ताकि कोर्ट उन पर यकीन करके अपना निर्णय दे तथा वे सेक्शन 463, 471, 475, 476 आईपीसी यानी फर्जीवाड़ा से बनाए गए दस्तावेज हैं, तो इकबाल सिंह मारवा वाले केस का कानून लागू हो जाएगा और प्रभावित पार्टी अपनी सेक्शन 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा पाएगी, उसके लिए अधिकृत हो जाएगी। यहाँ के बाद जिस कोर्ट में यह हुआ होगा यह उस कोर्ट का विवेकाधिकार होगा कि उस केस में इंक्वायरी करके प्रोसेस शुरू की जाए या न की जाए। दूसरी ओर ऐसे दस्तावेज हैं जैसे आयु का गलत दस्तावेज तैयार करके नौकरी पा लेना, फिर उस दस्तावेज के अनुसार एम्प्लॉयर पर केस कर देना कि उसे प्रमोशन या इंक्रीमेंट दिया जाए। इसी दौरान यह फर्जी दस्तावेज पकड़ा जाता है तो इस अवस्था में यह फर्जी दस्तावेज कस्टोडियल लेगिस नहीं था, कोर्ट के रिकॉर्ड पर आया नहीं था, कोर्ट के रिकॉर्ड पर तो बाद में आता। अतः इसमें इकबाल सिंह मारवा वाला केस का कानून लागू नहीं होगा। सेक्शन 340 की अर्जी भी इस केस में नहीं अलाउड होगी, क्योंकि जिस केस में इकबाल सिंह मारवा वाला कानून लगेगा जो सेक्शन 195(1)(b) का पार्ट 2 से संबंधित होगा, उसी में 340 की एप्लीकेशन लग पाएगी, उसी में कोर्ट इंक्वायरी कर पाएगा और उसी में प्रोसेस को इशू कर पाएगा। जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स से बाहर जिनमें फोर्जरी की गई है उन केसेस में सेक्शन 340 की अर्जी नहीं लग पाएगी, क्योंकि वे कस्टोडियल लेगिस डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वर्तमान में कानून की स्थिति यही है जो इस बांडेकर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रसाद वसुदेव केनी वाले केस में बताई गई है। आप इसको समझ लीजिए और इनको अपने केसेस में लागू करके देखिए कि आप सही रास्ते पर हैं या सही रास्ते पर नहीं हैं। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। अपील चाहे वह हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो केवल ओपिनियन का फेर होती है। उसी अपील को अलग अलग जज अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। एक जज एक प्रकार से करता है तो दूसरा जज दूसरे प्रकार से करता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। जैसे व्यक्ति का आभूषण उसका ज्ञान होता है, केस का आभूषण उसमें किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।